हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अमृत वीर के कंधे को थपथपाते हुए बोला, मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन तुम दोनों साथ में रहोगे, तुम दोनों का एक बच्चा होगा। वीर अपने आंसुओं को साफ करते हुए अमृत की तरफ देख कर बोला, लेकिन ये किया किसने? मैं इस बारे में डॉक्टर से बात की। वो नीचे सीढ़ियों से गिरी और सीधा पेट के बल गिरने के कारण वो लोग बच्चे को नहीं बचा पाए और उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। उन्हीं को देखने आए थे, अमृत ने जवाब दिया, जिसे सुनकर वीर अपना सिर हिलाते हुए, इसका जवाब तो सीसीटीवी फुटेज से ही मिलेगा। अमृत वीर की बात पर बोला, हम इस बारे में ज़रूर पता लगाएंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें खुशहाली को संभालना चाहिए। वीर अमृत की बात पर अपना सिर हिलाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं यहाँ पर खुशहाली के साथ हूँ, तुम्हें घर जाना चाहिए। वीर की बात पर अमृत अपना सिर हिलाते बोला, तुम खुशहाली का ख्याल रखना, मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊँगा। वीर अपना सिर हिला देता है तो अमृत उसके कंधे पर थपथपाते हुए सारंग विला के लिए निकल जाता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आदित्य सदमे में थे, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था, बस वो जी रही थी, लेकिन उसके जीने का कोई मकसद नहीं। इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते। ये हफ्तों में महक और मृत्युंजय के बीच कुछ तो आ गया था, जिस बारे में दोनों अच्छे से समझ पा रहे थे। विप्लव को कोई सुध बुध नहीं था। वो हर वक्त अपने कमरे में बैठा रहता था, न किसी से बात करता, न किसी का ख्याल रखता। उसे खुद खुशहाली को डिस्चार्ज मिल चुका था और वो वीर के साथ उसके अपार्टमेंट में ही रह रहे थे। इसी बीच वीर ने बहुत बार खुशहाली से बात करने की कोशिश की, लेकिन खुशहाली पैनिक हो जा रही थी, जिस कारण वो फिलहाल शांत था। सारंग कंपनी में मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। तभी उसके टैक्स पर एक फाइल ऋतिक लाकर पटकता है। मृत्युंजय सिर उठाकर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, काफ़ी जल्दी नहीं आ गए तुम? ऋतिक मृत्युंजय की बात सुन सिगरेट निकाल होठों में दबाते हुए, दर्द से नफरत हो गई है मुझे, कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को, इसलिए नहीं आ पाया। मृत्युंजय ऋतिक की बात सुनकर फाइल खोलते हुए बोला, क्या है इसमें? कुछ रिपोर्ट से कुछ सबूत है और कुछ लोगों के नाम हैं। ऋतिक ने सिगरेट के कस भरते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय उस फाइल को खोलकर उसमें नाम पढ़ने लगता है और ऋतिक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या है ये, सच है? ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए, मैं गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं लाता, कितना वक्त लगेगा? मृत्युंजय ने पूछा, जिसके जवाब में ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, जिंदा है या नहीं इस बारे में भी नहीं पता। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा अपना हाथ पटकते हुए, बकवास मत करो ऋतिक, मुझे एक होप देकर फिर से निराश मत करो। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुनकर बोले, मैं आपको होप नहीं दे रहा, मुझे जो रिपोर्ट मिले हैं मैं बस वही आपको बता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो शोभित सारंग नहीं है। मृत्युंजय ऋतिक की बात में गहरी सांस भरते हुए, और ये उस ट्रेलर का नाम क्या था? उस ट्रेलर का क्या हुआ? वो ट्रेलर पास के खाई में गिरी हुई मिली और उसका ड्राइवर नहीं मिला, मतलब हम उसे नहीं ढूंढ सकते, ऋतिक ने जवाब दिया, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, मतलब शोभित जिंदा है? मैं कंफर्म तरीके से नहीं कर सकता, जिंदा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया की नज़र में तो वो वैसे भी मर चुका है। ऋतिक ने सिगरेट के कस लेते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय ऋतिक को देखते हुए बोला, मेरे घर में पिछले 2 हफ्तों से एक हंसी भी नहीं गूंजी, सभी पत्थर के मूर्त बन चुके हैं। ऋतिक मृत्युंजय की बात पर बोला, जो इंसान हमारे बीच ना हो और अगर वो चला जाए तो दर्द नहीं होता, लेकिन बचपन से जिसे अपने साथ रखो और वो चला जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। मैं इस दर्द से गुजर चुका है, इसलिए अब फर्क नहीं पड़ता। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर गहरी सांस भरते हुए बोला, उस पूरे इलाके का इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे शोभित चाहिए। मैंने अपने लोगों से कहकर इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस पूरा करने के लिए कहा है। ऋतिक ने जवाब दिया, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए, मुझे सिर्फ प्रक्रिया नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। ऋतिक अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय बैग उठाकर कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय घर के लिए निकल जाता है। इधर सारंग विला में महक शाम के चाय को बनाकर लिविंग हॉल में लाती है, जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। तभी बाहर गाड़ी रुकती है और धैर्य ध्रुवी गाड़ी से बाहर आते हैं। ध्रुवी अंदर जाकर महक की तरफ देखते हुए बोली, भाभी भाई कहाँ है? महक ध्रुवी के बात पर बोली, ऑफिस में होंगे। धैर्य कुछ फाइल्स पकड़े अंदर आते हुए बोला, ये फाइल। ये कहते हुए उसकी नज़र महक पर जाती है तो वो उससे हैरानी से देखने लगता है। महक एक नज़र धैर्य को देखने के बाद ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोली, कुछ काम था क्या? ध्रुवी अपना सिर हिलाते बोले, जी हाँ, भाई ने अदिति की बॉक्सिंग ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन अदिति ध्यान नहीं दे रही है, बस उसी के बारे में बात करनी थी। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, आते होंगे वो, आप बैठो। ध्रुवी इधर उधर देखते हुए बोली, विक्की और वापी कहाँ है? महक ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोली, विप्लो के कमरे में।
ध्रुवी अपना सिर हिला उसे तरफ जाते हुए बोले, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। महक ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिला देती है और धैर्य की तरफ देख कर कहती है, आप बैठिए। धैर्य महक की बात पर होश में आता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी मैं बैठ रहा हूँ। महक चाय धैर्य की तरफ बढ़ाते हुए बोली, चाय। धैर्य महक के हाथ से चाय की प्याली लेते हुए बोला, थैंक यू। ये कहते हुए धैर्य की आंखों के सामने कुछ धुंधले अक्ष आने लगते हैं, जहां धैर्य महक को पानी का बोतल दे रहा था और महक का पूरा चेहरा लाल हो गया था। धैर्य लगातार महक को देखे जा रहा था। मृत्युंजय अंदर आते हुए धैर्य से बोला, चाय की कप गिर रही है। मृत्युंजय की आवाज़ सुन धैर्य उसकी तरफ देखता और उसके हाथ से चाय के कप उसके ही कपड़ों में गिर जाते हैं। मृत्युंजय धैर्य को घूरने के बाद महक की तरफ देखते हुए बोला, सर्वेंट से कहकर ये सब साफ करवा दो। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए धैर्य की तरफ देखकर बोली, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ, तब तक जाकर आप कपड़े साफ कर लीजिए। धैर्य महक के बाद पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, जी। इतना कहकर धैर्य खड़ा हो जाता है तो मृत्युंजय उसकी तरफ देख कमरे की तरफ जाते हुए कहता है, मेरे साथ चलो। धैर्य अपना सिर हिला देता है और मृत्युंजय के पीछे उसके कमरे की तरफ चला जाता है। विप्लव का कमरा। ध्रुवी विप्लव के कमरे में आती है तो देखती है विकल्प सोफे पर बैठा विप्लव को देख रहा था और विप्लव चुपचाप बैठा गेम खेल रहा था। ध्रुवी एक गहरी सांस भरकर अंदर आ विप्लव के बगल में बैठते बोले, बापी क्या तुम्हें ये गेम पसंद है? विप्लव ध्रुवी की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, बॉयनेटा और मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस खेलना पसंद करता हूँ। ध्रुवी विप्लव की बात पर सुनकर बोली, तुम्हारी टीम? हाँ, मेरी टीम। हम 5 लोग हैं। हम सब हिडन तौर पर गेम खेलते हैं। हमारे यूट्यूब पर 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हम अपने गेमिंग स्टूडियो में रखकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। विप्लव ने सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर ध्रुवी हैरानी से विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुमने इस बारे में कभी बताया नहीं। विप्लव ध्रुवी की बात पर बोला, क्या ये बहुत बड़ी बात है? हम सब हिडन प्लेयर्स हैं। गेमिंग की दुनिया में हमारा बहुत क्रेज़ है। लोग हमें देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलेगा और ना हम देंगे। विकल्प विप्लव की बात पर बोला, तू मजाक कर रहा है ना? विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं मजाक नहीं करता। आज मेरा गेम है, मुझे फोकस करने दो। मुझे रात को जाना है। ध्रुवी विप्लव के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, वापी तू होश में है ना? विप्लव ध्रुवी के हाथ को हटाकर वार्डरोब खोल उसमें से एक ब्लैक बैग निकाल कर बिस्तर पर ला कर रखता है। विकल्प और ध्रुवी दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। विप्लव उस बैग को खोलकर उसमें से एक रेड मास्क निकाल कर अपनी आंखों में लगा लेता है और विकल्प की तरफ देखते हुए कहता है, वीएस उर्फ विप्लव सारंग, जो गेमिंग की दुनिया में खुद में एक ब्रांड है। यह देखकर ध्रुवी विप्लव के चेहरे से मास्क निकाल बैग पर रखते हुए बोली, किसी को मत बताना, हम नहीं जानते किसी वीएस को। विकल्प ध्रुवी का साथ देते हुए वीएस विप्लव से बोला, ध्रुवी बिल्कुल सही कह रही है, इस बारे में किसी को मत बताना, तुम अपनी टीम के साथ हैप्पी रहो। विप्लव विकल्प की बात पर बोला, हम सभी एक गेम डिजाइनिंग डेवलपमेंट कंपनी शुरू करने वाले हैं, हमें बस एक अच्छे इन्वेस्टर की ज़रूरत है। विकल्प विप्लव के बाद पर उसे देखते हुए, भाई बहुत अच्छा कर रहा है तो, लेकिन प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बता जब तक तुझे एक अच्छा सोर्स ना मिल जाए। विप्लव विकल्प की बात सुनकर बोला, ब्रोस मैंने इस बारे में बात की थी। उन्होंने अंधेरे में मेरे लिए एक बड़ा सा खाली स्टूडियो देखा था जिसे पैसे की तंगी से उसका मालिक बेच रहा था। उन्होंने उसे मेरे लिए खरीदा, लेकिन उसका रिनोवेशन होना बाकी है। ध्रुवी विप्लव की बात सुनकर बोली, डोंट वरी, हम है ना तुम्हारी मदद करेंगे। जिसे सुनकर विप्लव उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, क्या भाव्या के बारे में कुछ पता चला? विकल्प विप्लव के पास सुनकर बोला, मैंने डेविड से इस बारे में पता लगाने को कहा था तो पता चला कि उसकी फैमिली वाले उसकी शादी करवाने वाले थे, लेकिन भाव्या अचानक गायब हो गई और उसके बारे में किसी को नहीं पता। विप्लव विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। ध्रुवी विप्लव की बात पर उसे देखते हुए बोली, वापी क्या तुम्हें कॉलेज में किसी का कॉल आया था जिस दिन शोभित भाई के बारे में पता चला उस दिन? जिसे सुनकर विप्लव कुछ पल सोचने के बाद जल्दी से अपना फ़ोन निकाल उसमें उंगलियां चलाने लगता और एक नंबर निकाल कर ध्रुवी के सामने रखते हुए कहता है, ये वो नंबर है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था और मुझे याद है उसने मुझे कुछ अजीब सी बातें कही थी। मैं अभी पता लगाता हूँ, मैंने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके रखा है। इतना कहकर विप्लव रिकॉर्डिंग चला देता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बहुत शौक है ना दूसरे को चलने लायक ना छोड़ने का। मैंने सारंग परिवार का एक कंधा ही छीन लिया। जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी। ध्रुवी उस रिकॉर्डिंग को सुनकर विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, फैमिली में किसी को कॉल नहीं आया, सिर्फ तुम्हें आया। क्या तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ था?
विप्लव ध्रुवी की बात सुन एक बार फिर उसे रिकॉर्डिंग को सुनता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। विप्लव के रिएक्शन को देखते हुए कि विकल्प बोला, तुम्हें पता चल गया वो कौन है? विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, श्वेत रावत। विकल्प कंफ्यूज होते हुए बोला, ये कौन है? भाभ्या का बड़ा भाई, उसके पैर मैंने तोड़ दिए थे और शायद इसका बदला ले रहा है वो, लेकिन उसे पता नहीं कि उसने किस गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया। विप्लव ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, जिसे सुनकर विकल्प से देखते हुए बोला, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? उसने भाभ्या को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, उसकी बॉडी में कई जगह जलने के निशान थे और इस गुस्से में मैंने उसके पैर को हथौड़ी से मारा था, विप्लव ने जवाब दिया। ये सुनकर ध्रुवी उसे देखते हुए बोले, वापी इस बारे में किसी को मत बताना, हम श्वेत रावत से बात करेंगे। बात नहीं होगी, उसने मेरे भाई को मुझसे छीना है, मैं उसकी पूरी ज़िंदगी छीन लूँगा। विप्लव ने नफरत के साथ कहा, जिसमें विकल्प थोड़ा सा गुस्सा करते हुए, विप्लव होश में रहकर काम किया करो, मैं तुम्हें जिम्मेदारी नहीं ठहरा रहा, लेकिन तुम्हारी एक गलती के कारण शोभित भाई हमारे साथ नहीं है। विप्लव विकल्प की बात पर बोला, क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि मैं अब उसकी जान निकाल सकता हूँ? ध्रुवी विप्लव के हाथ को पकड़ते हुए बोली, वापी फिलहाल के लिए तुम बिल्कुल शांत रहो, हमें ये पता लगाना होगा कि श्वेत ने सच में ये किया है या फिर नहीं, तुम सिर्फ शक की बुनियाद में ये कह रहे हो। विप्लव ध्रुवी के बाद मैं इस रिकॉर्डिंग को रिसर्च के लिए भेज रहा हूँ, क्या ये सच में उसी की आवाज़ है या फिर वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया गया? विकल्प विप्लव के हाथ से फ़ोन लेते हुए बोले, ये जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन ख्याल रहे इस बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वैशाली अंदर आते हुए बोली, लेकिन हमको तो पता चल गया ना तुम लोगों के प्लान के बारे में। वैशाली की आवाज़ सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। ध्रुवी वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, भाभी प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना। वैशाली विप्लव के सामने आकर बोली, हमको लगा तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े गुंडे निकले। विप्लव वैशाली की बात पर, ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं बनी का दोषी हूँ, मैं उसे मार जोर कर माफ़ी मांग लूँगा और तुम्हारे माफ़ी मांगने से का शोभित भाई जिंदा हो जाएंगे। अदिति के चेहरे के मुस्कान के तुम वापस ले आओ, का इस घर की सारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी? वैशाली ने गुस्से में कहा, जिसे सुनकर विप्लव नम आंखों से वैशाली को देखते हुए, मैंने कुछ नहीं किया है वैशाली, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं इन सब का जिम्मेदार नहीं हूँ। हम तुमको जिम्मेदार नहीं कह रहे हैं विप्लव, लेकिन कुछ करने से पहले एक बार सोच लिया करो, काहे कि तुम ना सही, लेकिन अब इस तुम्हारी गलती के कारण पूरे परिवार की आंखों में आंसू है। एक माँ अपने जवान बेटे का लाश अपनी आंखों के सामने देख रही थी, इस दर्द को तुम तो का कोई नहीं भर सकता। वैशाली ने कहा, जिस पर विप्लव बिस्तर पर बैठकर रोते हुए, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नफरत है मुझे रावत खानदान से, जिन लोगों ने मेरे परिवार के हिस्से में आंसू भर दिए, मैं उन लोगों को पूरी जिंदगी रुलाऊंगा। ध्रुवी विप्लव की बात सुनकर बोली, विप्लव पागल की तरह बात करना बंद करो। विप्लव अपने आंसुओं को साफ करते हुए ध्रुवी से बोला, सब मेरी गलती है, मुझे उस भाभ्या रावत से प्यार करना ही नहीं था, उसके कारण भाई हमें छोड़कर चला गया, बन्नी विधवा हो गई, उसकी पूरी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद हुई, हमारे परिवार की खुशी चली गई, मुझे नफरत है भाभ्या रावत से और उसके पूरे खानदान से। ये कहते हुए विप्लव की आंखें आग उगल रही थी। वैशाली विप्लव के कंधे पर हाथ रखते हुए, शांत हो जाओ, इस बारे में घर में कहूँ को मत बताना, काहे कि हम लोगों सब कुछ संभालना है। विकल्प अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए विप्लव से बोला, बाहर चले क्या? आज वर्षा हैदराबाद से वापस आ रही है, मुझे उसे एयरपोर्ट से पिकअप करना था। विकल्प की बात सुन विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाते बोला, मुझे नींद आ रही है। वैशाली विप्लव के हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम चुपचाप जा रहे हो विकल्प के साथ बाहर घूमने? देख रहे हो 2 हफ्तों से इस कमरे में का रखा है? विप्लव वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी वैशाली, मेरे एक गलती के कारण इतना कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ध्रुवी विप्लव की बात पर बोली, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, विकल्प के साथ वर्षा को चले जाओ, मुझे भाई से कुछ बात करनी थी। विप्लव ध्रुवी की बात सुन अपना सिर हिलाता है और विकल्प के साथ कमरे से बाहर आ जाता है। विप्लव कमरे से बाहर आता है तो नीचे पीताम्बर उसे देखकर उसके पास आकर कहते हैं, तुम ठीक हो? विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ पापा। रचना विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, विकी वापी को बाहर घुमा कर ले आओ, आराम से गाड़ी चलाना। विप्लव रचना की बात सुनकर बोला, मम्मा मैं गाड़ी चला सकता हूँ और हम भाभी को लेने जा रहे हैं और मैं बनी से भी मिलने जा रहा। रचना विप्लव की बात पर बोली, अदिति से बात कर लेना अगर वो वापस आना चाहे तो। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, कुछ दिनों की और बात है, अगर ना नुकुर करेगी तो उठा कर ले आऊँगा, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम आने वाले और पढ़ाई में आला ढीली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। रचना विप्लव की बात सुनकर बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी।
विप्लव रचना की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और विकल्प के साथ बाहर की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।